पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था द्विध्रुव के कारण विभव और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले एक द्विध्रुव अगर रहेगा तो उसके कारण अगर स्वतंत्र उसको छोड़ दिया जाए तो वो क्या होने लगता है। कैसे? उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालना है। हेडिंग के रूप में क्या होगा? जो हेडिंग के रूप में होगा फंस गया। ये कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालने वाले हैं द्विध्रुव के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से एक समान विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र रूप से निलंबित द्विध्रुव को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होने लगता है? रोटेट करने लगता है। तो सबसे पहले यही हेडिंग डालना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव। तब उस पर क्या होता है? उस पर टॉर्क लगता है। तो इसमें दूसरा हेडिंग के रूप में लिखना है टॉर्क का व्यंजक। दूसरा हेडिंग के रूप में लिखना है, इसका सब हेडिंग कहलाएगा टॉर्क का व्यंजक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र होने से क्या चीजें देखने को हम लोग को मिलता है। पहले सबसे पहले टॉर्क का व्यंजक लिखने के बाद मान लेना है कि माना कि जो हम बोल रहे हैं उसको लिखना है। टॉर्क के व्यंजक लिखने के बाद लिखना है माना कि विद्युत द्विध्रुव को एक विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, जो विद्युत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण बनाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण बनाता है। क्या माने? माना कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, जो विद्युत क्षेत्र से द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण बनाता है। ठीक, अब आ जाते हैं इसका डेरिवेशन। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इसको देख रहे हैं, ज्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं। एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है इस दिशा में, लेफ्ट से राइट की ओर। एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत क्षेत्र का दिशा है। इस विद्युत क्षेत्र में एक क्या कर रहे हैं हम लोग? इस विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रख रहे हैं। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव का मतलब होता है कि एक जगह माइनस क्यू आवेश रहेगा तो एक जगह प्लस क्यू, और दोनों के इसका केंद्र यहाँ पर दिखा देते, इसका केंद्र यहाँ पे ओ है। ठीक है, ये ओ केंद्र है। और कुल दूरी का अगर बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो इसका होता है, पहले से हमको पता है कितना होता है, 2 होता है।
देखो इस बिंदु पर हम पहले से जान चुके हैं कि अगर एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, तो हम ये चीजें बता चुके हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस क्यू, किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस क्यू होता है। और यहाँ पर इसके केंद्र पर अगर देखते हैं, इसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र का दिशा है किधर है, इस ओर है। और यही दोनों के बीच का जो एंगल दिया गया है, कितना के दिया गया है क्वेश्चन में, थीटा दिया गया है। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब अगर ये द्विध्रुव आघूर्ण को इसमें रखते हैं, यहाँ पे देखने को ये मिलता है, जब ये द्विध्रुव आघूर्ण को इसमें रखते हैं, इसके आवेश पर बल लगना शुरू होता है, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र होने का। इसके पहले हम बता चुके थे कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र ई है और इसमें कोई आवेश को, अगर क्यू आवेश को रखते हैं तो इस पर बल लगता है। विद्युत क्षेत्र ई है तो इस पर अगर क्यू आवेश है तो इस पर बल लगेगा, जो कि इसी के दिशा में लगता है, किसके दिशा में, अगर ये धनात्मक है, अगर ये धनात्मक है तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्या लगेगा, इस पर बल लगेगा। और इस बल का जो मान होता है F बराबर क्यू इंटू ई होता है। जैसे ई बराबर हम लिखवाए थे F बटे कितना, क्यू, यहाँ से F बराबर कितना होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो ये अगर धन आवेशित है, ये अगर धन आवेशित है, इस पर जो बल लगेगा, अगर ये धन आवेशित है इस पर बल लगेगा, और जो बल लगेगा इस पर बल का दिशा किधर होगा, ई होगा, इसलिए धन आवेशित है, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में इस पर बल लगेगा। और इस पर बात करेंगे तो यहाँ पे जो बल लगेगा, यहाँ पर बल किस दिशा में लगेगा, निगेटिव आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है उसका अपोजिट, उसके विपरीत दिशा में यहाँ पे बल लगेगा। ठीक, दोनों जगह बल लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा। अब सोच के बताना है कि जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो ये क्या करना शुरू करेगा, इस एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर इस एक्सिस के अलोंग ये क्या होना शुरू होगा, यहाँ पर इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। जैसे कि एक इधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा, तो ये कैसे होना, ये घूमना शुरू कर देगा, घूमेगा। तो अब ये रोटेशन शुरू कर देगा। जब भी रोटेट होता है कोई चीज, तो एक बल की जगह क्या आता है, टॉर्क आता है, क्या आता है, टॉर्क। तो यहाँ पर क्या लगना शुरू होगा, टॉर्क लगना शुरू होगा, क्या लगना शुरू होगा, टॉर्क लगना शुरू होगा। और टॉर्क का फॉर्मूला बता दिया गया है, बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला बताया गया कि बल इंटू लंबवत दूरी होता है। अब यहाँ पे दो दो टॉर्क लगेगा, एक देखते हैं टॉर्क का दिशा, बल क्रॉस लंबवत दूरी होता था, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का दिशा निकालना बता दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर देखिए लंबवत दूरी। अब यहाँ से यहाँ पर सेंटर, यहाँ पे सेंटर को क्या करते हैं, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। चलिए एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इस बल से या तो इस बल को पीछे की तरफ बढ़ा ले, अगर बल को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इस बल को भी क्या करेंगे, पीछे की ओर इसका डायरेक्शन देखना है तो पीछे की ओर बढ़ा देंगे, तो लंबवत दूरी कौन होगा, इस केंद्र से यहाँ से यहाँ तक होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसमें लंबवत दूरी कौन होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो हमको यही लंबवत दूरी चाहिए टॉर्क लिखने के लिए। तो ये लंबवत दूरी कैसे निकलेगा, हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, 2a। तो ये दूरी कितना होगा, आधा होगा a। तो ये a है, और ये एंगल यहाँ पर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, यहाँ का ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इसलिए ये दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा का संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, इस बात को समझना है। जब ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, तो हमको क्या करना है, ये थीटा और ए के पद में कौन सा लंबाई निकालना है, ये वाला लंबाई निकालना है, ये वाला लंबाई। चलिए इसको मान लेते हैं, मानकर समझा देते हैं, मान लेते हैं कि ये x है और ये लंबाई हमको चाहिए, इस त्रिभुज में आ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का हम बात करें तो इस त्रिभुज में हमको x का मान निकालना है थीटा और a के पद में। तो हमको पता है कि ये थीटा का सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या है, कर्ण है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिखाएगा x बटे a। x बराबर क्या निकल के आएगा, a साइन थीटा, x बराबर क्या निकल के आएगा, एक साइन थीटा।
ये लंबवत दूरी कितना हो गया, तो ये लंबवत दूरी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं कि यही x का मान यहाँ पर क्या होगा, a sin थीटा। अगर ये a sin थीटा होगा तो a भी कितना होगा, सेम ही होगा, a sin थीटा। दोनों को दोनों a sin थीटा है, तो लंबवत दूरी निकल गया। और दोनों बल का मान समान होगा, इसलिए कि विद्युत क्षेत्र E ही है, और विद्युत क्षेत्र E रहेगा तो Q इंटू क्या होता है, फॉर्मूला ही कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q लिखो, ठीक। तो दोनों का बल यहाँ पर समान होगा। जब दोनों का बल समान होगा, दोनों के कारण टॉर्क लगेगा। तो देखिए, एक का जो टॉर्क लगेगा, एक का टॉर्क जो लगेगा, एक का टॉर्क किधर लगेगा, एक दोनों के दोनों सेमी दिशा में टॉर्क लगेगा। टॉर्क बराबर हो गया, पहले इसको इस वाला बल को लिखते हैं, ठीक। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, F गुने लंबवत दूरी। लंबवत दूरी इसका कितना है, a sin थीटा। तो इसी का सेम का बात करेंगे, इस बल के कारण इसका क्या होगा, F इंटू इसका भी लंबवत दूरी क्या है, a sin थीटा, ठीक। तो दोनों को जुड़ जाएगा, F a sin थीटा है तो क्या बन जाएगा, 2af sin थीटा, 2af इंटू sin थीटा। देखिए यहाँ पे जो 2a है, कुछ छूट, हाँ ठीक है, 2a, f का मान कितना है, तो q इंटू क्या होता है, e होता है। अभी थोड़ा सा पहले बताया, यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ f बराबर कितना है, q इंटू ई होगा, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र साइन थीटा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं 2aq, मतलब p बराबर क्या पढ़ते हैं, 2aq, तो द्विध्रुव आघूर्णित नहीं होता है ना, q इंटू इंटू q। इसकी जगह पर हमको क्या कर देंगे, p रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा। ये टॉर्क आ गया, ये परिमाण के रूप में आ गया। अगर सदिश के रूप में दिखाना चाहते हैं, अगर सदिश के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो पी ई साइन थीटा, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ए बी साइन थीटा किसका मान होता है, ए क्रॉस सदिश, ए क्रॉस सदिश बी का लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर टॉर्क बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई जो होगा वही क्या होगा, टॉर्क का मान होता है, पी क्रॉस ई बराबर, इसको ऐसे लिखे या पी ई साइन थीटा लिखे, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। इस तरह से यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला निकल गया पी क्रॉस ई। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, डेरिवेशन नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है। टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है पी क्रॉस, पी क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ई क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक। इस तरह से विद्युत क्षेत्र। तो ये टॉर्क किस लिए लगता है, टॉर्क किसी चीज को रोटेट कराने के लिए, घुमाने के लिए, जब भी कोई वस्तु क्या होता है किसी एक्सिस के लंब घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है, तो उसके लिए हम लोग टॉर्क का यूज करते हैं। वहां पे बल के साथ साथ क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, ठीक। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, तो आगे और टॉपिक में क्या पढ़ना है देख लेते हैं। वही यहाँ पर फॉर्मूला निकाल के दे दिया गया है कि टॉर्क बराबर क्या होता है, पी क्रॉस। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर बता देते हैं, यहीं पर बता देते हैं, अगर कोई पूछे टॉर्क का मैक्सिमम मान बताए, टॉर्क बराबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीई साइन थीटा। इसका मैक्सिमम मान क्या होता है, जब जो साइन थीटा किस एंगल पर मैक्सिमम होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। किस पर मैक्सिमम होगा टॉर्क का मान, 90 डिग्री पर। अगर टॉर्क मैक्स पूछेगा तो टॉर्क मैक्स का मान कितना हो जाएगा, पी इंटू ई हो जाएगा। साइन थीटा साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इसको दिखा सकते हैं इसके नीचे, ठीक है। अब देखिए, इसमें जितना भी चीजें दिया हुआ है आगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जितना बता रहे उतना कर लेना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण के किया गया कार्य, विक्षेपण में किया गया कार्य, हेडिंग डालना है, यही हेडिंग डाल के कार्य का फॉर्मूला लिख लेना है, डब्ल्यू बराबर पी ई वन माइनस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर पी इंटू ई वन माइनस कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना, बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं। आगे एक और फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है, किसका, तो स्थितिज ऊर्जा का। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ से स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिख लेना है। तो व्यंजक में क्या होता है, U बराबर, स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाते हैं, आप थीटा का टर्म में इसलिए थीटा लिखा गया है,
तो माइनस पीई कॉस थीटा लिखो या पी डॉट ई। हम लोग पता है कि पीई अगर कॉस थीटा लिखा हुआ है तो कॉस थीटा आ गया, मतलब क्या है, दोनों अगर सदिश के रूप में लिखना चाहते हैं तो पीई डॉट क्या होगा, ई हो जाएगा। अगर साइन थीटा आता है तो क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। इसको हम लोग सदिश रूप में पहले से ही बता दिए। बस इतना ही इंफॉर्मेशन रखना है, बाकी ये भी चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे नजर डाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना से भी देखना चाहिए। सारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पहले से ही बोलते आ रहे जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन बना लेना है, ठीक। जिस दिन भी ऑफलाइन क्लास होगा उस दिन हम सब चेक करेंगे। ऑफलाइन क्लास हम बता देते हैं, ऑफलाइन क्लास होगा सेंटर पे, वो डेट है 29 तारीख को। 29 तारीख को थोड़ा देर के लिए ऑफलाइन क्लास के लिए बुलाया जाएगा आप लोग को, 29 फरवरी को। इसलिए 28 पर ठीक है, हाँ, तो हो सकता है चांसेस है कि 29 फरवरी को ऑफलाइन क्लास हो, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना है, तो इसलिए सबको कॉपी वगैरह तैयार करके रखना है। देखो विद्युत तीव्रता का मात्रक, ये हम लोग पहले से पढ़ते हैं, वही विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या पढ़ते हैं, वोल्ट पर मीटर पढ़ते हैं, ये पहले से ही पता है। इनमें में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो फिर इसका उल्टा ही पूछ दिया था, किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बोले या विद्युत क्षेत्र बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी द्विध्रुव के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिमाणित विद्युत बल जो लगता है, तो परिमाणित विद्युत बल जो लगेगा वो क्या होगा। देखो एक चीजें यहाँ पे समझना, अभी थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे कि अगर ये विद्युत क्षेत्र है, अगर एक विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, ठीक। अगर एक विद्युत क्षेत्र है जो ई है, उस केस में क्या देखने को मिलेगा, तो उस केस में अगर कोई आवेश को, अगर कोई आवेश को इसमें रखते हैं, एक अगर ये क्या है द्विध्रुव को रख दिए, जब द्विध्रुव को रखेंगे तो इस पर इस तरफ बल लगेगा और इस पर इस ओर बल लगेगा। दोनों बल का दिशा क्या है, अपोजिट है। अपोजिट दिशा में बल जब लग रहा है तो परिमाणी बल मतलब कुल बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में दोनों बल लग रहा है, दोनों बल का मान समान है, तो इस पर बल नेट बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कुल बल का मान इसमें क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्या लिखा होगा, हमेशा क्या होगा, शून्य। तीसरा दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच में संबंध होता है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ई बराबर क्या होता है, कि ई बराबर माइनस डीवी बटे डी एक्स होता है। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खोखला गोला होता है अंदर खाली रहता है तो विद्युत क्षेत्र अंदर में क्या होता है, जीरो होता है। ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि अंदर में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, ठीक। तो मोस्ट एक बार और बता देते हैं कि मोस्ट चांसेज है कि 29 तारीख को थोड़ा देर के लिए क्लास होगा, इसलिए कि 28 को घर पे प्रोग्राम है तो 28 को हम आने वाले हैं, ठीक। और संडे संडे इसलिए क्लास नहीं हो पा रहा है, संडे संडे अभी हम थोड़ा सा बिजी है, तैयारी कुछ कर रहे हैं, तैयारी करने में बिजी है, इसलिए अभी क्लास नहीं हो पा रहा है संडे को संडे। इस बात को ध्यान में रखना था। 28 को घर पे हो सकता है प्रोग्राम, इसलिए कहाँ से हम 28 को आ रहे हैं, 28 को आएंगे तो 29 को थोड़ा देर के लिए क्लास रखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप लोग सारा नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। चलिए आगे आते हैं, तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, खोखले गोले चालक को अगर धन आवेशित किया जाए, अगर धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव जो उत्पन्न होगा शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक तथा असमरूप होगा। बोला खोखले गोले को धन आवेशित किया जाता है
जब सत्ताओं को धन आवेशित किया जाएगा तो अंदर में से हो सकता है कि ऋणात्मक हो सकता है, वह चेक कर लिया जाए। बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। ऋणात्मक और समरूप होगा, ये तो सही है कि यही होगा। तो धनात्मक और समरूप होगा। जब एक धन आवेशित खोखला गोला है, धन आवेशित खोखला गोला है, तो अंदर में भी विभव का मान क्या होता है, के क्यू बटे आर ही होता है। जो इसका आर क्या होता है, इसका त्रिज्या होता है। ये चीजें बताया गया था। आवेशित खोखले गोले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होता है कि नहीं, सिर्फ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव शून्य नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव शून्य नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अभी हम लोग ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक। निरक्षीय और क्या पढ़े थे, अक्षीय। निरक्षीय स्थिति याद होगा कि अगर ये विद्युत क्षेत्र था, एक माइनस क्यू आवेश एक प्लस क्यू आवेश, इसके निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाले थे ई का मान। ई का मान हम लोग क्या के देखने को मिला था, के पी बटे केपी बटे आर क्यू, केपी बटे आर क्यू देखने को मिला था। इस तरह से यहाँ पर के का मान क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई नॉट, तो पी बटे क्या होगा, आर क्यू। तो नहीं, क्या पूछा है, क्या पूछा है, विभव पूछा है, सॉरी, क्या पूछा है, विभव पूछा है, विद्युत क्षेत्र नहीं पूछा है। निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान क्या आया था, शून्य आया था। ताकि वहां पर डेरिवेशन देखिएगा, निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान क्या आया था, शून्य आया था। विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था, केपी बटे आर क्यू आया था। इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे दिया हुआ दो कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना जूल कार्य किया जा रहा है, 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो बिंदुओं के बीच की वोल्ट में विभवांतर क्या होगा पूछा है। तो देखो, विभवांतर का फॉर्मूला बता दिया गया है, कार्य बटे क्या होता है, आवेश। कार्य बटे क्या होता है, आवेश। इसको बना लेना है 9 नंबर का देकर। v बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू। और डब्ल्यू कितना दिया है, 20 जूल कार्य किया जा रहा है। और कूलम आवेश कितना, 2 कूलम है, तो ये कट के कितना हो गया, 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन। इसको 9 नंबर देकर बना लेना। आगे दिया हुआ है कि एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि अगर कोई आवेश q है, तो इससे r दूरी पर जो विभव का मान होता है, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1 के जगह लिख देते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के क्यू बटे, तो क्यू बटे आर होता है, क्यू बटे आर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सही। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक। आगे दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विभव तथा जिस व्यंजक से किया जाता है, किस जिस व्यंजक से दिया जाता है वह, अच्छा, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु, अब यहाँ पर पूछा है किसी भी बिंदु पर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, किसी भी बिंदु पर अगर पूछेगा, डायरेक्ट लिख लेना है कि विभव पूछ सकते हैं या विद्युत क्षेत्र पूछ सकता है। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, आपको अगर याद नहीं होगा, यहाँ पर बताए थे, किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर ये था किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये था किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, एक था किसी भी बिंदु पर विभव। किसी भी बिंदु पर विभव का जो फॉर्मूला था, कहाँ पे था, यहाँ पे। किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर भी है, और इसके यहाँ पर था विद्युत क्षेत्र का, और यहाँ पे था विभव का, कहा गया यहाँ पे, ये रहा। ये विभव का फॉर्मूला लिखने के लिए बोला था, 1/4 पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सब डायरेक्ट दिया हुआ है, याद रखने वाला, लेकिन नोट्स के साथ याद रखना है, तभी जाकर नोट्स पढ़ने का भी मजा अलग आएगा, और इसको रिवीजन करने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन ट्राई करो बनाने का, तो हमेशा नोट्स पढ़ के, ऐसे ही कोई चीज ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का याद करने की कोशिश करो।
ठीक है, तो क्या है पी cos थीटा बटे आर स्क्वायर, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे दिया है, दो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, 10⁵ वोल्ट है, तो उनके बीच की दूरी अगर इतना है तो दोनों प्लेटों के बीच में स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा वो बताना है। इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगेगा ये बताना है। एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश 1.6 है, इस पर बल का मान कितना होगा बताना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दो प्लेटों के बीच के विभवांतर दिया हुआ है, उसके बीच के दूरी दिया हुआ है, उसके बीच के दूरी दिया हुआ है। तो इन प्लेटों के बीच स्थित एक विशेष आवेश, अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि E बराबर जो होता है माइनस डीबी बटे डी एक्स होता है। मतलब ये किस में अंतर होता है, ये होता है विभवांतर में अंतर, ये होता है दूरी का अंतर। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र तो विभवांतर में अंतर कितने का दिया हुआ, माइनस अभी साइन छोड़ देते हैं, तो 10⁵ दिया हुआ है, और दूरी का अंतर कितना दिया, 4 × 10⁻³ दिया। चलिए इसको इस तरह से थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, लाइन बाय लाइन लिखते जाना है, थोड़ा छोटा करके यहाँ पर बता देते हैं कि हम लोग E बराबर पढ़ते हैं -dB/dt। E बराबर जो होगा, अभी माइनस साइन हटा देते हैं, हम लोग परिमाण का बात करेंगे, तो ये विभवांतर में अंतर होता है, तो विभवांतर में अंतर कितना दिया, 10⁵, और दूरी में अंतर, दूरी कितना दे दिया, 10⁻⁻³ तो ये हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना निकल के आता है, E बराबर 1/4 इंटू 10⁻, नीचे में -3 है, ऊपर में जाएगा तो 10⁻, प्लस में हो जाएगा तो 10⁻, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये E का मान हो गया। लेकिन पूछा क्या है, बल, तभी हम लोग बल का फॉर्मूला देखे, क्या होता है, Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई होता है। यहाँ पे आवेश कितना दिया, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ई का बात करेंगे तो कितना है, 1/4 इंटू 10⁸। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दशमलव को काट देते हैं, नीचे में एक 10 बना लेते हैं। ये अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा 4 मरते हुए, यहाँ पे 4 आ गया, तो गुना में 4 आ गया, और बाकी जो बच गया था क्या हो जाएगा, 4 गुने, यहाँ पे 10⁻−19, यहाँ पे 10⁻10, तो बचेगा कितना, अगर दोनों 10⁻ जुड़ाएगा तो -19 + 8 कितना हो जाएगा, तो -19 + 8 -11 हो जाएगा, और नीचे में एक 10 है तो एक और ऊपर में 10 चला जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 × 10⁻−12 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो इसको लिख लेना है 12 नंबर देकर। ठीक, ये है 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं कि आगे और क्या दिया हुआ है। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए, तो अब देखिए इसके अब आगे 3-4 क्वेश्चन और रह जाता है। तो कितना क्वेश्चन है टोटल, 18-19, बहुत सारा क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो भी याद करने वाला है आप लोग याद कर लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन और होगा जो कि अगर नहीं पता चलेगा तो हम बता देंगे, नहीं तो हम लोग बाद में तो इसका ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करते ही है गाइड वगैरह से। अभी फिलहाल के लिए आज की क्लास नहीं पर रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले, चैप्टर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। ठीक है, इसके बाद का क्लास हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।